गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव-गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि वो मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास, मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, तो मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना माने, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको या फिर भी ना करे, तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है, बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। हाँ, जैसे मैं अभी बता रहा था, जो ये पर्सन है लॉर्ड डलहौजी, ये पर्सन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। पहले तो मैंने बता दिया कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को एनेक्स किया इसने, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी ने। उसके साथ इसने क्या है कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इन्होंने वर्मा के पोर्शन को, लोअर वर्मा, वर्मा में आप इंडियन मैप में जानते हैं वर्मा बांग्लादेश है अपना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट अपना है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अगर फर्स्ट ईस्ट में जाए तो वर्मा कंट्री है, म्यांमार जिसे बोला जाता है। तो लोअर वर्मा को इन्होंने क्या एनेक्स किया, कैप्चर किया कह सकते हैं आप। फिर पंजाब को ऐसे ही पंजाब को कैप्चर किया, मतलब पंजाब इनके टाइम में ही सेकंड एंग्लो पंजाब वार कह सकते हैं। तो सेकंड एंग्लो पंजाब वार इनके साथ इनके टेन्योर में हुआ। इसने सोसाइटी में बहुत डेवलपमेंट के लिए काम किया। जैसे इंडिया में पहली बार जो रेलवे लाइन जो रेल बनी, मतलब कह सकते रेलवे लाइन बिछाया गया, बनाया गया रेलवे लाइन, जैसे कहाँ से, बॉम्बे से थाने तक। तो पहली लाइन जो बनाई गई इसके टाइम में, मतलब इनके टाइम में कह सकते हैं, रिस्पेक्ट देना चाहिए। चलो, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में फर्स्ट टाइम इंडिया में रेलवे आई। कहते हैं कि 4000 माइल्स में लगभग टेलीग्राफ बिछाया गया, टेलीग्राफ लाइन उस समय फर्स्ट टाइम इस इनके टेन्योर में आया, टेलीग्राफ लाइन, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद रेल रोड में काफ़ी डेवलपमेंट किया गया। फिर कैनाल, गंगा कैनाल बनाया गया, कैनाल इरिगेशन के लिए, इरिगेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा कैनाल। कैनाल इसलिए बनाया जाता है, पार्टिकुलरली आप लोग जानते हैं कैनाल किस लिए, कि सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर को फर्दर ग्रोथ के लिए, ठीक है। इनके टाइम में ही कह सकते हैं कि आप कहते हैं क्या कि अभी जो जानते हैं आप CPWD होता है, जैसे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। तो PWD का जो पहले इस्टेब्लिशमेंट या सेटअप हुआ इनके टाइम में ही, या लॉर्ड डलहौजी ने ही करवाया, फर्दर क्यों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ किया जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके। हिस्टोरियन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो भी इन्होंने किया अपने बेनिफिट के लिए किया, कि भाई हम आपस में कहीं एक दूसरे से कम्युनिकेट सही से कर सके, मतलब हम यूरोपियन या हम ब्रिटिशर कहीं आने जाने में हमें हेल्प मिले। और ये देखिए, ये जो पीरियड जो अभी था, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चर्चा होता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो यूरोप में जब आया था फर्स्ट टाइम जो हुआ, तो कब आया वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? 1950 के बाद ही, 50 से 17 लगभग 1849 के बाद वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। मतलब कह सकते हैं उसको बोलते हैं उद्योग क्रांति कहा जाता है। तो उसमें उस लगभग 1920-30 तक ये चलते रहा। उसका असर हमारे इंडिया में भी आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या होता है आपको जानने की ज़रूरत है कि भाई उसमें इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे उसमें कहते हैं कि स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, इक्विपमेंट का, आयरन का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। आयरन को कैसे स्मेल्टिंग किया जाए, एक्सट्रैक्शन किया जाए ओर से, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब ओर से कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी में। कपड़ों को स्पिनिंग के लिए स्पिनिंग व्हील बने, शिप में ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के शिप बनने लगे, ठीक है। उसके अलावा कह सकते हैं आप कि बहुत सारे इक्विपमेंट, छोटे छोटे की इक्विपमेंट के हैं, बड़े लेवल के इक्विपमेंट के हैं, तो नए नए इन्वेंशन हुए उस दौरान। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। थोड़ा रफली मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसको बोलते हैं। उसका असर इंडिया में भी वैसे आया, हमारे इंडिया में भी कुछ ग्रोथ हुआ। तो ये कहा जाता है कि इन्होंने जो भी किया अपने बेनिफिट के लिए किया। चलो जो भी किया, लेकिन फाइनली इंडिया को बेनिफिट हुआ उससे। शायद अगर ब्रिटिशर हम इंडिया में ना आते तो ये चीज़ हमारे पास कब आता, या उससे पहले आ गया होता। पहले तो नहीं हो सकता था, बाद में ही आता। पर चलो जो है उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा।
मैं इस बात को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ कि ब्रिटिशर आए तो अच्छा हुआ, और इसके बारे में मैं अभी कुछ निगेट भी नहीं करना चाहता, गलत भी ये भी बोलना नहीं चाहता कि वो आए तो हमारे कंट्री में डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि उसके आने से क्या फ़र्क पड़ा, आने से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कि हमारे कंट्री को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ या लॉस ज़्यादा हुआ। ये है बस मैंने एक पिक्चर रख दिया था आपको वो याद रहे, मिनी पार्लियामेंट। जो 6 लोग जो मेंबर बने थे, जो मैंने बताया था, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो उनको बोला गया था मिनी पार्लियामेंट बोला गया था उसमें के उस समय के कंटेक्स्ट में। अब है देखें, थोड़ा डिटेल और बता दिया जाए। जो लॉ मेंबर जो था, वो गवर्नर जनरल को जो पहले लॉ मेंबर को जो ऐड किया गया था ना, इससे इससे पहले वाले एक्ट में, कि एक लॉ मेंबर रहेगा जो लॉ एक्सपर्ट रहेगा, जो कानूनी एडवाइस देगा। तो वो लॉ मेंबर को वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले जो जो 6 मेंबर बना उसमें नहीं इंक्लूड किया गया, उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया। अब इसका कहने का मतलब है क्या है, जो 6 मेंबर एक तरह से जो बने वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह रहे, मतलब सांसद की तरह। और ये जो है फुल मेंबर जो लॉ मेंबर जाके बनेंगे वो क्या रहेंगे, ये लॉ मिनिस्टर के टाइप से कायम करेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको इंक्लूड करके एग्जीक्यूट मतलब एक तरह से ये मंत्रिमंडल में इंक्लूड हुआ। तो मंत्रिमंडल में इनको क्या मंत्रिमंडल मिलेगा, मंत्री का कौन सा मतलब पोर्टफोलियो मिलेगा, लॉ में एक्सपर्ट है तो लॉ वाले मिलेंगे, लॉ वाले क्या मिलेंगे, लॉ मिनिस्टर बनाया जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो ये रहा। अब है इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं क्या कि जो बॉम्बे प्रोविंस था और जो प्रोविंस कौन सा था, मद्रास, उनको बोल दिया गया क्या क्या आप कानून लेजिस नहीं बनाओगे। ठीक है, जो लेजिस कानून बनाने का जो काम है, लेजिस्लेटिव जो वर्क है, उनको क्या किसमें इंक्लूड किसको दे दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल, जो उनकी जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि चलो ठीक है, लेकिन जो जो लेजिस्लेटिव 6 लोगों का जो मेंबर जो बने हैं ना, उन 6 मेंबर में से क्या है कि 4 मेंबर लोग ऐसे रहेंगे, ऐसे मेंबर रहेंगे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल मतलब जो जैसे मैंने बताया था कि बम्बे उसमें था, बॉम्बे एंड मद्रास। अब आ गया था एक और, आगरा भी एक प्रोविंस इनके अंडर आ गया था, और बंगाल तो पहले से था ही। तो कहा है कि ये लोग अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहाँ भेज सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मतलब कहने का मतलब मिनी पार्लियामेंट में एक एक मेंबर अपने यहाँ से भेज सकते हैं, यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। क्योंकि भाई इन प्रोविंसेस को तो कानून बनाने का अधिकार तो था नहीं, उसको तो हटा दिया गया। तो कानून भले ना बना सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, मतलब इंडिपेंडेंट होकर, पर उनका कोई मेंबर रिप्रेजेंटेटिव बन के तो जाए ना भाई, कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, अभी कानून बने तो उसमें हमारे भी पार्टिसिपेशन हो, ताकि टोटली नाराजगी ना हो। भाई प्रोविंस के जो गवर्नर होंगे तो टोटली नाराज हो जाएंगे, क्या है कि हमारी तो हर चीज़ छीनते जा रहे हो। नहीं भाई, आप अपना रिप्रेजेंटेटिव एक भेज दो, वो आकर यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बात है। अब देखें, ध्यान देने बात यहाँ कॉन्सेप्ट है, मेंशन यहाँ मैंने किया है लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हैं। तो ये लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि इंडियन को पार्टिसिपेशन दिया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब लोकल प्रोविंसेस के कंटेक्स्ट में बोला गया है। तो वहाँ लोकल प्रोविंस में तो स्वाभाविक सी बात है कि गवर्नर जो वहाँ जो रूल कर रहा है प्रोविंस में, ईस्ट इंडिया कंपनी के ही जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके गवर्नर है पॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो क्या इंडियन को किसी को भेजेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, नहीं, किनको भेजेगा वो रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अपने ब्रिटिशर को ही भेजेगा। यहाँ भी जो आ रहे थे रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिशर थे। एग्जाम में आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, जो इस काउंसिल के बारे में, इस या एक्ट के बारे में पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सही है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन में बोल दिया जाएगा कि इंडियन को एक रिप्रेजेंटेशन मिला गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो वो लोग सोचोगे हाँ लोकल रिप्रेजेंटेशन तो मिला था। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन नहीं थे वहाँ, ये स्पेशली ये मेंशन नहीं हुआ इंडियन या फॉरनर। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इंडियन तो यहाँ इंक्लूड किया नहीं जाएगा, वो तो अपने रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे तो फॉरनर ही रहेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पर उससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो और जो लॉ मेंबर की बात कि लॉ मेंबर इंक्लूड किया गया इंडियन था या नहीं था, तो ऐसे यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है, उठा सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है अब तक?
हाँ जी, तो इसके बाद जो एक्ट आता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो देखें, लॉर्ड डलहौजी कह सकते हैं कि भाई 1856 तक वो रहा, रूल कर कर अपना मतलब यहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर आया, चला गया। उसने जो जो गंध मचा दी, जिसने लोगों को जितने परेशान कर दिया, सारे प्रिंसली स्टेट जिससे पर नाराजगी हो गई ऐसे। तो उसके बाद इंडिया में रिवॉल्ट, जो मैंने बार बार बताया, इंडियन जब रिवॉल्ट हुई तो उसमें गवर्नर जनरल कोई और थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग नाम था, नाम मैं बताऊंगा आगे चर्चा करूंगा। तो रिवॉल्ट क्यों हुआ, इसके पहले मैंने शायद बताया है कि भाई इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत ख़राब हो गई थी। जो हमारे आर्टिस्ट थे, मूर्ति बनाने वाले थे, पेंटिंग करने वाले थे, कपड़ा बनाने वाले थे, क्योंकि उनके पास वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में अलग अलग मशीन थे, तो हमारी जो पेंटिंग या हमारी जो मूर्ति बनाने की जो कला थी, या हमारे जो कपड़े का जो प्रोडक्शन हो रहा था कम लेवल पर, या उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो तो भाई कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा और अच्छी क्वालिटी वाले बना दे, तो हमारी तो डिमांड ख़त्म होती जा रही थी। छोटे लेवल पर हमारा बिजनेस खत्म, बड़े लेवल पर भी वो लोग खुद आके बिजनेस कब ऑक्युपाई किए हुए थे। सर्विस में भी हमें ऊंची सर्विस दिया नहीं जा रहा था, कहने को नाम मात्र को ओपन सर्विस कर दिया गया था सिविल सर्विस का, लेकिन सिविल बड़ी सर्विस पर थे नहीं। टैक्स के नाम पर या लगान के नाम पर, या कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था। तो कंडीशन ख़राब थी, और फाइनली जो सिपाही की जो कंडीशन थी, मतलब हमारे सिपाही की या जवानों की कह सकते हैं, उनके सर्विस में बड़े पोस्ट नहीं मिलते थे, छोटी पोस्ट मिलती थी, और खाने के लिए भी अच्छे सामान नहीं। उसमें एक र्यूमर फैला था कि जो कारतूस जो इस्तेमाल होता है, जो हमारे हमें दिया जाता, उसमें कोई बोला गया कि सूअर की चर्बी है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो कोई बोला गया कि गाय की चमड़ी है, वाट सो एवर। तो ऐसे र्यूमर फैले तो लोगों में काफ़ी नाराजगी चला, और एक रूल भी बनाया गया कि आपको है जो समुद्र पार करके जब गवर्नमेंट को, जब सरकार को ज़रूरत है, तो आपको जाना होगा वार करने के लिए या कोई भी पर्पज़ से दूसरी कंट्री में। तो दूसरी कंट्री कहीं भी जाना है तो आपको सी रूट से जाना है, तो जाना होगा। और हमारी जो ट्रेडिशन थी, या जो पुजारी टाइप के जो लोग थे, या जो कह सकते हैं अंधविश्वासी थे, मानते थे कि समुद्र पार करना, लांघना मतलब मतलब एक तरह से हमारे लिए नरक को जाना है। तो ऐसे ऐसे जो रूमर अफवाह जो चलती गई, नाराजगी चलती गई, तो रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट में फाइनली बहुत सारे लोग, झांसी की रानी, नाना साहब, तात्या तोपे, फिर है जो कुछ और भी बहुत सारे नाम हैं, जो जब मैं तो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, कोई और पढ़ाएंगे तो सारे नाम आएंगे। इसमें बहुत सारे मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट किया। और खुद जो मुगल इम्पेरर थे, उनको हम लोगों ने किंग अथॉरिटी मानकर, और बहादुर शाह जफर के नाम पर मानकर, उनको अथॉरिटी मानकर उनके अंडर ही हम लोगों ने जो रिवोल्ट किया, फाइनली हम लोग अनसक्सेसफुल रहे। तो ये सब मैटर वहाँ फिर से पहुँचा भाई, कि ये इतनी सारी हलचल मच गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंसिडर किया कि यहाँ काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है। लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो फाइनली एक समय आया कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एबोलिश किया जाए, अब मैं डायरेक्ट रूल करूँगा। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेरे नाम पर रूल कर रही थी, अब वो सब खत्म, रूल करने का काम मैं डायरेक्टली मैं करूँगा। मतलब कहने का मतलब, जो भी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर को अपॉइंट करना अगर था, या जो भी सिविल सर्विसेज की जो भी पोस्ट को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना ईस्ट इंडिया कंपनी का था, अब मैं करूँगा जो भी हमारे अंडर होगी। हालांकि इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो जो गवर्नर जनरल को भी अपॉइंट, अगर सॉरी गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा, तो ये सब चीज़ों में पहले वाले एक्ट में आप जाकर देखेंगे कि वहाँ के क्राउन का कम से कम आपको क्राउन को इन्फॉर्म करना है कि हाँ, या क्राउन की परमिशन। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि 1857 रिवॉल्ट के बारे में, कि बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ नाम जैसे झांसी की रानी, नाना साहब तांत्या तोपे, जैसे मौलवी अहमदुल्ला, खान बहादुर, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे नाम, बड़े बड़े हस्तियाँ थे। बेगम हजरत महल, आई थिंक उनका महल अभी भी लखनऊ में है। लखनऊ में शायद मेन सिटी में ही उनकी एक महल है। मेन सिटी से शायद एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं पता, मैंने देखा है वहाँ में जब मैं था, जब मैं वहाँ पोस्टेड था। तो ये तो अलग बात है। तो ऐसे ऐसे 1857 रिवोल्ट हुआ, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल को टोटली एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि भाई अब क्राउन डायरेक्ट रूल करेगी। उसके लिए एक्ट बनाया गया, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1851। इसे बेटर
इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये भी बोला जाता है, बेटर गवर्नमेंट एक्ट बोला जाता है, कि सुधार लाने के लिए ये एक्ट बनाया गया फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस समय के जो कहते हैं पहले ये जान लें 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे, डलहौजी नहीं। छोटे छोटे एग्जाम में, या छोटे एग्जाम क्या बोलूँ, कुछ दूसरे एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है। कैनिंग, कैनिंग ने ही उसमें एक जो सिपाही के लिए एक जो उसमें उनके टेन्योर में रूल आई थी, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट, जिसके द्वारा जो मैंने आपको बताया था कि आपको सी क्रॉस करके कहीं भी सर्विस के लिए जाना है तो जाना है, आपको इसमें ना नहीं कर सकते। तो ये नाम आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 जब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सब चर्चा में आएगी। अभी बस रफली मैंने आपको रूबरू करवाया है। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे उसको देखा जाए तो कहा जाता है क्या, इस एक्ट को क्राउन रूल भी कहा जाता है, जो मैंने क्यों बताया, क्योंकि डायरेक्टली अब क्राउन रूल करेगी। और ये कब तक चलता है, 1858 से लेकर 1947 तक, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हुआ, तब तक क्राउन रूल रहा। जो मैंने बताया बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कहा गया कि हम बेटर मतलब अच्छे सुधार के लिए, अच्छे गवर्नमेंट के लिए मैंने ये एक्ट लाया है। कैनिंग जो नाम बताया, कब से टेन्योर आप देख लेंगे, तो उसमें कैनिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएंगे अभी। इसके तहत कहा गया क्या कि मैं रीड कर लेता हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अंडरटूक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। कई बार मैंने चर्चा किया इस सेम पॉइंट, सिविल सर्विस 2002 एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया है। और फिर कहा गया कि इंडिया जो गवर्न इंडिया गवर्न इन द नेम ऑफ क्राउन। अब इंडिया जो डायरेक्टली जो पहले भी चलाया जा रहा था कि आपको ये मेंशन पिछले एक्ट में भी था ना, कि जो रूल करोगे तो किनके नाम पर करोगे, क्राउन के नाम पर अब है जो गवर्न जो होगा डायरेक्टली इनके नाम पर हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टली पार्लियामेंट कंट्रोल कर रही थी। अब कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो इसलिए क्राउन को मैंने बोला है हिज मजेस्टी या हर मजेस्टी बोला जाता है। हिज मजेस्टी जब किंग रहेंगे तो हिज मजेस्टी, जो क्वीन रहेंगे तो हर मजेस्टी। इस समय जो ब्रिटेन में जो थी, जो मोनार्क जो चल रहा था, मोनार्की जो थी, उसमें क्वीन विक्टोरिया थी। विक्टोरिया उस समय की क्वीन थी, कोई किंग नहीं था, क्वीन मोनार्क के रूप में क्वीन थी विक्टोरिया, सॉरी विक्टोरिया। उन्होंने जो बाद में प्रोक्लेमेशन जो कुछ घोषणा की, जो उसके बारे में इस एक्ट के बाद चर्चा करूंगा, क्या मेंशन किया था उसमें। अब कह रहे हैं कि अब थोड़ा नाम में चेंज किया गया, कि जैसे कि हर बार देखते हैं पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अब कहा गया कि अब डेजिग्नेशन उनके नाम को चेंज करके कहा गया कि अब वो वाइस रॉय कहलाएंगे। ये बता दूं, ये वर्ड यूज किया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस राय। और जो वाइसराय जो होगा, पहले वाइसराय को यानी गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डायरेक्टली कौन अपॉइंट करेगा, क्राउन अपॉइंट करेगा डायरेक्ट। और जो वो किसके रिप्रेजेंटेटिव अब डायरेक्टली होंगे, क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब क्राउन अपॉइंट करेंगे, मतलब पार्लियामेंट अपॉइंट करेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिनकी गवर्नमेंट रहेगी, जो वहाँ के पार्लियामेंट सॉरी पीएम रहेंगे, उनकी गवर्नमेंट रहेगी, तो वो अपॉइंट करेंगे। वो जिनका नाम आगे प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट मतलब किंग के पास भेजेंगे, क्राउन के पास भेजेंगे, क्वीन के पास भेजेंगे, वो साइन करेंगे उनके। तो वो पर्सन है जो गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ये बात बता दूं कि इसके बाद से कई बार होता है, कहीं वायसराय टर्म यूज होता है, कहीं गवर्नर जनरल चलता आता है। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि वायसराय यहाँ अभी भी चल रहा है, या कौन है वायसराय और गवर्नर जनरल कौन है। सेम पर्सन को संबोधित किया जाता है, कभी वायसराय के रूप में, कभी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। तो इस टाइप से देखा जाए तो जो लॉर्ड कैनिंग थे, उसमें गवर्नर जनरल पहले भी थे, इस एक्ट से पहले भी थे, एक्ट के टाइम में भी थे। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो बने, लॉर्ड कैनिंग बने। अब ये है लॉर्ड कैनिंग। बस ऐसे पिक्चर मैंने बस सामने शो कर दिया है, और पिक्चर को क्या कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इसको नाम जरूरी है। ऐसा नहीं कि पर्सन, कभी कोई एग्जाम में ये फोटो देखकर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इनमें से कौन पर्सन है जो है, किसका फोटो है, किसकी डायग्राम है, कैनिंग का है या डलहौजी का है या मिंटो का है या वार्न हेस्टिंग, कोई पूछने वाला नहीं है, बस ऐसे मेंशन किया हुआ है।
कि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि बार बार सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ लेटर लेटर देखते देखते उब जाते हैं बच्चे, तो बीच में पिक्चर डायग्राम ये सब चाहिए, तो बस इसके लिए ऐड किया गया, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कह सकते हैं बस कुछ। तो एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो इस एक्ट के बाद मैं अभी एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2006 सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2006। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 abolished the ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ इंडिया ट्रेड। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है क्या चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी क्या उसको एबोलिश किया था 1853 ने। मैंने बताया था कि मोनोपोली जो थी कब एबोलिश हुआ था, 1813 एक्ट में मोनोपोली एबोलिश हुआ। सिर्फ ट्रेड किस में रह गया था, टी में और चाइना के साथ ट्रेड। 33 में क्या हुआ कि उसको पूरी ट्रेड को ही खत्म कर दिया गया था। तो यह स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। जो मैंने अभी बता चुका है, पढ़ाया है, उसे आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल टुगेदर एंड अंडरटूक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया डायरेक्टली। क्या स्टेटमेंट सही है? तो बार बार मैंने कितनी बार बोला है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन एबव इज करेक्ट, इज और आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा आपको पता है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो पहला जो है फर्स्ट वन जो इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर विल बी बी। फिर ऐसे देखें, एक क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत इजी क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी के वक्त टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? जो मैंने अभी पहले भी बोला था, सिपाही म्यूटिनी मतलब 1857 का रिवॉल्ट, उसमें कौन थे? डलहौजी तो 1856 में टाटा बाय बाय करके चले गए, तो लॉर्ड कैनिंग। अब देखें, डलहौजी के बारे में मैंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन बताया था कि क्या क्या उसने लाया था, टेलीग्राफ लाया था, फिर रेलवे, उसके बाद ये कैनाल, गंगा कैनाल। आई थिंक उनकी कंट्रीब्यूशन इसमें भी थी, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया और पोस्ट ऑफिस का डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जोन में पोस्ट ऑफिस का डेवलपमेंट डलहौजी के द्वारा किया हुआ था। और जो केनिंग के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, केनिंग का एक्चुअली नाम यहाँ सामने आया है, डलहौजी का नाम सामने आया, तो थोड़ा बताया। केनिंग के बारे में ये कहते हैं, केनिंग के टेन्योर में ही 3 यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट सेटअप हुआ या इस्टेब्लिश हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, जो मेजर प्रोविंसेस है वहाँ एक यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिशमेंट हुई केनिंग के टाइम में ही। ठीक है, फिर है केनिंग के टाइम में ये जो सिपाही म्यूटिनी ही केनिंग के टाइम में ही, जो मैंने पहले कभी डिस्कस किया था, व्हाइट म्यूटिनी। अपना हम लोग सिपाही म्यूटिनी अपना जानते हैं, जो इनके भी सिर्फ जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पर्सनल आर्मी थे, और एक आर्मी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, मतलब क्राउन का आर्मी। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश हुई, तो इनके आर्मी जो थे, जब इनका मर्जर हो रहा था उनके साथ, तो इन लोगों ने भी एक रिवोल्ट किया था, जिसको वाइट म्यूटिनी कहा जाता है। क्योंकि इनकी स्टेटस कंपेयर टू जो क्राउन की आर्मी का स्टेटस का कंपेयर में इनकी स्टेटस कम थी। तो अब था कि वो जाएंगे तो वहाँ रैंक सेम है, पर उनका स्टेटस ज़्यादा है, उनकी सीनियरिटी ज़्यादा माना जा रही थी, मतलब क्राउन के मिलिट्री की। तो इस मामले में बहुत ताम झाम हुआ, बहुत सारी बातें हुई। तो वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये जानने की ज़रूरत है कि कुछ वाइट म्यूटिनी एक कंसेप्ट था जो 1859 के आसपास हुआ था। तो एक क्वेश्चन हो गया। फिर अगला देखते हैं। अब हाँ, ये भी क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विस 2002 में पूछा गया था। ये सारी चीज़ें दी गई, ABCD, आई थिंक D भी होना चाहिए। हाँ, D मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसे हल्का छोटा, ताकि D भी दिखे आपको। इसमें है कि ये एक्ट, इधर एक साइड में एक्ट दे दिया गया, दूसरे साइड में प्रोविजन दे दिया गया। अब मैच करना है कि कौन सा है किसके साथ है। नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, A के लिए 1, B के लिए C, D के लिए जो भी हो, C के लिए 4, D के लिए 3। दूसरा ऑप्शन में ऐसे ऐसे प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन दिया रहेगा, जो हमेशा दिया जाता है सिविल सर्विसेज में। मैंने उस चीज़ को मेंशन नीचे नहीं किया है जो ऑप्शन को नहीं दिया है। अब डायरेक्टली इतना पढ़ाने के बाद इतना एबल हो चुके हैं इतने कि आप इसका आंसर आप खुद से खुद कर सकते हैं। जैसे देखें चार्टर
ये है एक्ट है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। तो पहले मैं प्रोविजन को देख लेता हूँ, उसके बाद एक्ट से आप अपने आप मैच किया जा सकता है। सेट अप ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी अफेयर इन इंडिया। देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक मेंबर बनाया गया ना, जिसके सारे मेंबर कौन होंगे? वो ब्रिटेन के होंगे, मतलब ब्रिटिश, मतलब कह सकते हैं कि क्राउन के मेंबर होंगे उसमें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल करेंगे, इसके अफेयर को कंट्रोल करेंगे। तो वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट में मैंने बताया था कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आप देख सकते हैं। तो ये किसके लिए अब ये किसके साथ मैच होगा? ब्रिटिश इंडिया एक्ट, डी के साथ। डी के लिए वन ऑप्शन होगा, क्लियर सी बात है। सेकंड ऑप्शन है कंपनी ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया वाज इंडेड। बार बार पूछा गया कब मोनोपोली खत्म हुई, कब मोनोपोली खत्म हुई। मोनोपोली को मैंने बार बार चर्चा भी किया था कि मोनोपोली खत्म हुई पर सिर्फ दो चीज में ट्रेड में रहा, एक टी के साथ ट्रेड और चाइना का साथ ट्रेड में मोनोपोली चल रहा था। फिर भी ये माना जाता है कि 1813 में उनकी मोनोपोली खत्म हुई। तो 1813 का एक्ट है ही, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। सी ऑप्शन देखा जाए, पावर टू गवर्न वाज ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को कब दिया गया, ये तो क्लियर सी बात है, कई बार सामने है। तो डिवॉल्ट के बाद वाली जो एक्ट हुई, कौन सा हुई? एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सामने आपको मिल जाएगा, एक्ट ऑफ 1858। जो लास्ट ऑप्शन बच्चा, जो स्वाभाविक सी बात है किसके लिए होगा, लेकिन फिर भी रीड कर लिया जाए। कंपनी डायरेक्टर्स वर आस्क्ड टू प्रेजेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल करस्पॉन्डेंस, ठीक है, एंड डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मतलब कहने का मतलब है कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये बोला गया कि जितने सारे जो आपके जो करस्पॉन्डेंस है, जो मतलब उससे रिलेटेड अफेयर्स से या ट्रेड से रिलेटेड या एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर हो, आपको उसको किसको प्रेजेंट करना है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ प्रेजेंट करना है। ये सबसे पहले किस में? तो जब रेगुलेट करने की बात हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भाई रेगुलेट किया जाए, काफ़ी लॉस में जा रहा है और हमें भी पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर से पैसा मांगता, लोन भी मांग रहा है हमसे। तो पहला एक्ट कौन बनाया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये प्रोविजन वहाँ मेंशन भी है। अब तक जो मैंने बताया आपको खुद आंसर करने लायक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके लिए बार बार पीछे देखने की ज़रूरत है। मैंने बार बार अच्छे तरीके से कई बार बोल बोल के उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगला चलते हैं 1858 के जो प्रोविजन है और है उसमें क्या है, कहते हैं कि एक न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसको बोलते हैं SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। मैंने पहले याद होगा कि मैंने चर्चा किया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, वहाँ एक टर्म, सॉरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ प्राइवेट काउंसिल, कहीं ध्यान में आ रहा है किस एक्ट में चर्चा हुआ था? ब्रिटिश इंडिया एक्ट में पीछे जाकर देखना, अभी मैं दिखा भी देता हूँ, लगे हाथों देख लो ताकि रिकॉल आप कर सकते हो। ये हमारा 44 45, यहाँ देखें, ब्रिटिश इंडिया एक्ट जब 1784 मैंने चर्चा किया था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जब चर्चा की गई थी, कहाँ गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल? हाँ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब मैंने चर्चा किया था, ये देखें, तो इसमें था चांसलर ऑफ एक्सचेकर की बात थी, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे मेंबर, और 4 मेंबर ऑफ प्राइवेट काउंसिल। मैंने बोला था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अलग है, बाद में मैं एक चर्चा करूँगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आएंगे रिवोल्ट के बाद। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में डिफरेंस है। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, और वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया, ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहा, ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहा, और वहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय जिसको बोलते हैं, इनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल थे, इनके भी बाप एक तरह से कह सकते हैं वो थे। तो ये स्लाइड इसलिए मेंशन किया कि उसमें मैंने स्पेशल इस बात को डिस्कशन किया था मैंने।
तो चलते हैं, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था उस पर चलता हूँ। हम्म। तो एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाता है। कंप्लीट अथॉरिटी दी गई एंड कंट्रोल दिया गया, जित जो भी एक्ट बनेंगे उन पर कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल था। मतलब कहने का मतलब, यहाँ से अगर गवर्नर जनरल यानी वायसराय को कुछ भी करना है, कुछ भी परमिशन लेनी है, तो उससे किससे, क्राउन से ना लेकर किससे परमिशन लेना होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होंगे किसके रिप्रेजेंटेटिव है? क्राउन के। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट इनको अपॉइंट करेगी। और ये जो मेंबर ब्रिटिश जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हुआ करता था, कहने का मतलब ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। तो ब्रिटिश कैबिनेट, सेम चीज बात है, कैबिनेट किसकी होगी? जिसकी सरकार होगी, जो वहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन में कंटेस्ट करने का जिसकी पार्टी जीतेगी, और वो अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को यहाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाकर रखेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था वो उसकी ऑफिस वहाँ इंग्लैंड में ही होती थी, मतलब यूके में ही थी। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर या कैबिनेट मिनिस्टर कह सकते हैं, वो हुआ करता था। इंडिया में जो जो अफेयर चल रहा है उसके सारे रिपोर्ट उसके पास पहुंचती थी। उन सारे रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता था, या कह सकते हैं पार्लियामेंट में प्रस्तुत करता था। तो ये बात है। अब यह कहते हैं इसके बारे में, जो थोड़ा सा मैं पढ़ ले रीड कर देता हूँ आपके लिए। कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ ऑल एक्ट्स, ऑपरेशन, रेवेन्यू ऑफ इंडिया। जो भी मतलब कह सकते हैं कि फुल्ली कंट्रोल था, मिलिट्री हो या सिविल हो या रेवेन्यू से मैटर वाट एवर। एंड वजह में जो मैंने अभी बताया कि मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली, जो पार्लियामेंट में आंसरेबल होता था, उनको वहाँ जवाब देने की होती थी कि भाई इंडिया में क्या क्या अफेयर चल रहा है, वहाँ जिक्र करें, वहाँ डिस्कशन किया जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछा है तो एसओएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से पूछा जाएगा। और वो कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, इल्डेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वाइसराय। तो मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं वो चला रहा था कैसे, मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक वाइसराय के जरिए को। वाइसराय एक तरह से डायरेक्टली वहाँ रूल इंडिया में एक तरह से कर रहा है, गवर्न कर रही थी। और लेकिन जो भी परमिशन लेना है या मेजर डिसीजन लेना है तो किसके हाँ या ना कहने से होगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कहने से होगा। अब देखें, वायसराय जिसको बोल रहे हैं आप, तो वायसराय जैसे कि पहले भी बताया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगी तो उसकी काउंसिल रहेगी, उसको असिस्ट करने के लिए वह कैसे काम करेगा, कुछ मेंबर तो चाहिए ना। तो ऐसे यहाँ भी गवर्नर जनरल के लिए क्या, वायसराय के लिए असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज इज एजेंट, एज हिज एजेंट। एंड जो हिज वर्ड वाज लास्ट वर्ड इन मैटर ऑफ पॉलिसी। मतलब लास्ट वर्ड मतलब जो मैंने बोला कि सर्वे संतु जो थे एसओएस, अगर उसका हाँ या ना कहना काफ़ी मैटर करता था। वायसराय के लिए जो असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी। और जो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, इंडिया में पहला जो वायसराय जो पर्सन बना था उसका नाम था लॉर्ड स्टैनले। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया जो था लॉर्ड स्टैनले। आई डोंट नो, पर स्टैनले के नाम से एक स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, एक स्टैनले मेडिकल कॉलेज भी है। और स्टेनले का ऐसा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, तो स्टेनले के बारे में मैं कुछ ज़्यादा यहाँ डिस्कस करूंगा नहीं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं डिस्कस करूंगा। और जो स्टेनले को क्या गई, एक 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। तो जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी भाई असिस्ट करने के लिए कुछ आदमी चाहिए ना, कुछ मेंबर चाहिए। तो उनके लिए भी एक काउंसिल, इंडियन कहते हैं कि 15 मेंबर की जो काउंसिल बनी, जिसमें जो 15 लोग थे वो विशेष रूप से इंग्लैंड से ही सिलेक्टेड थे, इंग्लैंड के ही लोग थे। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो मेंशन मैंने किया है, फ्रॉम द इंग्लैंड, एंड जो जो भी मेंबर 15 मेंबर थे उनको क्राउन डायरेक्टली अपॉइंट करता था। क्राउन का मतलब जो भी वो पार्लियामेंट या कैबिनेट के वो अपॉइंट करता था। एंड उसमें से जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जब एबॉलिश कर दिया गया, तो उसके जो डायरेक्टर थे सब तो पैसे वाले थे। तो भाई ये क्या हो गया कि वो टोटली खत्म कर देगा, तो वो लोग भी तो करेंगे ना, अपोज करेंगे इस बात को। तो उनको कहा कि चलो कोई बात नहीं है, मैं तुमको कहीं ना कहीं इंडिया में तुमको रूलिंग करना है, ठीक है। पावर की एक लत लग गई है। तो चलो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल बनी, जिसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है।
तो उस काउंसिल में जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव जो 15 मेंबर थे उनमें से उनको ले लिया गया जो पहले से डायरेक्टर रह चुके थे, और इसके अलावा कुछ और लोग भी थे। तो टोटल 15 लोग थे। तो इनका काम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस देना, क्यों, पहले से इनको ज्ञान देना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, क्यों कि इनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, इंडिया के बारे में एक्सपीरियंस हो चुका था, उतना दिन से थे, देखते थे क्या चल रही है। तो भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो भाई टोटली हो सकता है कि न्यू हो, उनको पता नहीं हो। तो ये लोग तो एक्सपर्ट फील्ड है, एक्सपर्ट थे इस फील्ड में, तो अपना ज्ञान अपना एक्सपीरियंस उनको शेयर करते थे, अपना सलाह एडवाइस दिया करते थे, अपना सजेशन बोल जाते देते रहते थे कि हाँ कैसे रूल करना है, वहाँ के लोगों के क्या थिंकिंग है, क्या चलता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ क्या तरीका है, कि कहाँ से कितने पैसे आते हैं, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट है, कहाँ से ज़्यादा लॉस है, कौन किंग कैसा है, किसकी इंपॉर्टेंस किससे है, उनकी रेपो क्या है पब्लिक के बीच में, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें, किससे हमें एनेक्स करना है, किससे नहीं करना, किससे वार किया जाए, ऐसी ऐसी कुछ बातें। तो चलो इन लोगों को रखा गया। अब देखिए जो इंडियन टेरिटरी थी उसको जैसे कि पहले तो 3 प्रोविंसेस जानते हैं आप, बार बार चल रहा था, मद्रास का, बॉम्बे का और बंगाल का। तो टेरिटरी को डिफरेंट डिफरेंट और भी जो कब्जा कर एनेक्स करते गए, या किसी को सिर्फ कैप्चर किया पर एनेक्स नहीं किया। इसमें इसमें डिफरेंस है कि जिसको बोलते हैं प्रोविंसेस बोलते हैं। कुछ प्रोविंस ऐसे थे जिनको इन्होंने कैप्चर तो कर लिया पर डायरेक्टली रूल नहीं किया, वहाँ प्रिंस को ही छोड़ दिया, कहीं ना कहीं उनके रिप्रेजेंटेटिव को ही छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे भी कुछ प्रोविंस रहे। तो ऐसे कंट्री को इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरी में बांट दिया, प्रोविंस, इस टेरिटरी को डिफरेंट प्रोविंसेस में बांटा। और इन प्रोविंसेस जो कह सकते हैं कि इनको हेड करने के लिए कहीं गवर्नर रहे, कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, ठीक है। और इनको असिस्ट करने के लिए जैसे कि इनको भी चाहिए भाई कुछ लोग चाहिए, तो इनके लिए भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिया गया। तो प्रोविंस के लिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, जो सेंट्रल लेवल पर इंडिया के लेवल पर मतलब और सेंट्रल लेवल पर हुआ उसको इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाएगा। तो ये कहानी थी। और कहते हैं हैड टू फंक्शन अंडर वायसराय इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। कहते हैं कि और प्रोविंस के जो गवर्नर हैं उनको भी कोई डिसीजन लेना है या उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, तो उसमें किसकी परमिशन लेनी होगी, गवर्नर जनरल की, यानी वायसराय की परमिशन, उनके निर्देश में, उनके सुपरिंटेंडेंस में, उनके संरक्षण में कह सकते हैं कि इनको आपको उस टेरिटरी को गवर्न करना है, प्रोविंस को कह सकते हैं उसको गवर्न करना है। अब है उसमें कुछ छोटे छोटे अदर प्रोविंसेस भी बने थे, जैसे मैं उसका नाम ले लेता हूँ, जैसे कि असम वाली प्रोविंस जिसको नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस से कहा जाता है, कुछ प्रोविंस जिसको बोलते हैं आप साउथ वेस्टर्न प्रोविंस हुआ, अजमेर का प्रोविंस हुआ। तो इनको डायरेक्टली प्रोविंस न बोला जाता है क्योंकि इनको डायरेक्टली ये रूल नहीं कर रहे थे, सिर्फ कैप्चर किया पर एनेक्स नहीं किया, ये डिफरेंस था। तो कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर को बना दिया गया, कहीं गवर्नर जो हाई अथॉरिटी गवर्नर है, कहीं हाई अथॉरिटी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ऐसे ऐसे। ऐसे दिल्ली में अभी क्या चलता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंसेप्ट है। पौंडीचेरी में भी चीफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब है कि ऑल अथॉरिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया दैट इज सिविल एंड मिलिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वेस्टेड इन गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर मतलब गवर्नर जनरल जो हुए उनकी जो काउंसिल है, काउंसिल जो मेंबर बनाए गए थे, ठीक है। तो उनको उनको पूरी अथॉरिटी थी कि भाई पूरे इंडिया पर आप अपने हिसाब से सारे अफेयर को देखो, रेवेन्यू को देखो, सिविल को देखो, मिलिट्री को देखो, कानून बनाने का काम आपका है। और ये सब रिस्पॉन्सिबल थे एसओ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, उनको जवाब देना था, इनको उनसे परमिशन लेनी थी। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल किसके थे, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड नॉट इंडिया। अब देखें इनकी जो सैलरी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, या इसके जो काउंसिल जो मेंबर थे, जो इंडियन काउंसिल मैंने बताया, काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, तो इनकी जो सैलरी कहाँ से आती थी, तो उनको सैलरी के लिए कहते थे कि जो इंडिया के रेवेन्यू जो है, इंडिया के जो राजकोष से पैसा आ रहा है, जो है आ रहा है, उससे इनकी सैलरी डिसाइड होती थी, उनसे सैलरी, इंडिया के पैसे से इनकी सैलरी बनती थी। इस बात को बार बार अपोज किया जाता था कि भाई ये सारे मेंबर रहते हैं लंदन में, ऑलरेडी वहाँ कैबिनेट के मेंबर हैं, ठीक है, वहाँ सिर्फ उनको फाइल जाती है यस नो कहने का है, यहाँ पर विजिट भी उतनी नहीं है, यहाँ ऑफिस भी इनको दिया नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ रहते हो।
फिर सैलरी यहाँ से क्यों उठाते हैं? यहाँ से तो वायसराय उठा रहा है, बाकी आपके इतने सारे हैं जो ऑफिसर हैं वो उठा रहे हैं। तो ऐसा ऑपोजिशन बार बार चलते रहा, लोग डिमांड करते रहे, इसके अगेंस्ट में लोग विरोध करते रहे आप कह सकते हैं। तो ये लगातार चलते रहा कब तक? 1919 तक, मतलब 1919 के एक्ट तक, जब तक मॉन्टॉक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नहीं आया तब तक ये डिमांड चलती रही। उसके बाद से फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से मिला जाता था वो बंद हुआ, बाकी सारे मेंबर को भी जो सैलरी इंडिया के रेवेन्यू से मिलते थे वो बंद हो गई। और हालांकि ये पोस्ट भी खत्म कर दिया गया था, जो काउंसिल ऑफ इंडिया बोल रहे हैं या काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उस पोस्ट को 15 मेंबर जो थे उनको भी खत्म कर दिया गया था 1999 के एक्ट के बाद। मैं एक बात और बता दूं, मैंने बताया था कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो उसमें थे कमीशन, जो ली कमीशन था, और एक कमीशन था आपका मैक्यूले की कमेटी थी बनी थी। अ, और इसमें एक नाम होता है, एक और कमीशन है उसमें, सम नेम आई एम फॉरगेटिंग, इज आई विल टेल यू लेटर, बाद में मैं आपको बताऊंगा। आई विल रिकॉल, आई विल बताऊंगा लेटर, व्हेन आई विल रिकॉल आई विल डिस्कस दैट थिंग। तो कहते हैं कि जो मैं थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सिविल सर्विस में जो था कोविनेंटेड एंड नॉन कोविनेंटेड, कोविनेंटेड हायर पोस्ट को कहते थे, जो मैंने पहले ही बताया था, जिसको सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू होता था, मतलब इंडियन सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होती थी उसके लिए। एक नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्विस था, तो उसमें लोअर रैंक वाले लोगों को, मतलब लोअर रैंक के लिए एग्ज़ाम होता था, तो उसके एग्ज़ाम के लिए वो सब प्रोसेस नहीं थी जो कि लंदन में होगी, वो सब लैंग्वेज चाहिए। इस जो नॉन कोविनेंटेड पोस्ट को ही बाद में कहा गया प्रोविंशियल सिविल सर्विस के नाम से जाना गया। तो कहा गया कि नॉन कोविनेंटेड जो पोस्ट रहेंगे वो उसका एग्जाम प्रोविंस कंडक्ट करेगी अपना अपना, और उन पोस्ट पर उनको अपॉइंट करेगी। तो एक 1886 के आसपास एक कमेटी बनी थी, एटचीसन कमेटी। उस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि जो नॉन कोविनेंटेड सिविल सर्विस हैं उनको प्रोविंस अपने लेवल पर उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, उनको अपॉइंट करे। ये था कुछ सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ मैटर जो छूट रही थी, जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब है उस एक्ट के बारे में अभी और कुछ है जो मैं बता रहा हूँ, 1850 एक्ट के बारे में। एब्सोल्यूट इंपीरियल कंट्रोल विदाउट एनी पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कहने का मतलब है कि अब है जो पूरी रूप से राजशाही, मतलब ब्रिटिश राजशाही का कंट्रोल हुआ, पर कोई खास चेंजेस नहीं हुए, मतलब पॉपुलर पार्टिसिपेशन, मतलब यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। क्योंकि देखें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी उनके लोग, गवर्नर जनरली मतलब वायसराय जो बनेंगे उनके लोग, प्रोविंस में भी जो गवर्नर बनाएगा उनके ही लोग। सिविल सर्विसेज के एग्जाम के बारे में जो मैंने बताया था उसमें जो चल रहा था कि वहाँ भी एग्जाम होना था, मैक्सिमम उनके लोग सिलेक्ट होंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल बनी, उनके जो मेंबर रहेंगे कौन रहेंगे? 15 मेंबर, वो भी है जो ब्रिटेन वाले ही लोग थे। तो इंडियन लोगों को तो इन्वॉल्व नहीं किया गया, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम चेहरा हटा दिया गया, डायरेक्ट ये रूल कर रही थी। लेकिन सारे लोग उसमें जो थे पहले जैसे चली आ रही थी कि ब्रिटेन के लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलते आ रहा था। तो ये है इस कहने का मतलब। अब कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट की जो काउंसिल जो मैंने बताया 15 मेंबर की जो काउंसिल उनकी थी, इसको डेजिग्नेट कर दिया कि एक बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट कहने का मतलब होता है क्या कि इसको एक लीगल राइट मिल गया, मतलब लीगल, मतलब एक तरह से कानून बनाकर इसको, इस बॉडी को ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब सेटअप किया गया कि ये चाहे तो इसकी इतनी पावर थी कम से कम कि ये किसी पर मुकदमा भी चला सकता था ये। तो वो मुकदमा चाहे तो इंडिया में भी चला सकता है। ये मतलब है कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग, मेंशन किया मैंने, कैपेबल ऑफ। देखें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज ए बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट कहने का मतलब एक लीगल बॉडी हो गई, ठीक है। कैपेबल ऑफ सुइंग, तो किसी पर मुकदमा चला सकती थी, एंड बीइंग स्यूड, और इस पर भी मुकदमा चलाया जा सकता था, इंडिया में भी और इंग्लैंड में। मतलब कहने का मतलब कि इंडिया में भी इसके मेंबर पर कोई गलत इन्होंने डिसीजन लिया या तो इस पर मुकदमा चलाया जा सकता था कि भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के जो मेंबर हैं वो गलत डिसीजन लेते हैं, तो इंडिया में उनको मुकदमा चलाया जा सकता था, ठीक। या तो इंग्लैंड में भी वहाँ के पार्लियामेंट में या वहाँ की जो गवर्नमेंट है इन पर मुकदमा चला सकती थी।
और ये चाहे तो कोई गलत एक्शन हो रहा तो उस पर भी ये भी किसी और पर मुकदमा चला सकते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब ये हुआ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लिखा है, कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग स्यू। स्यू का मतलब होना क्या, मुकदमा चलाना। तो मुकदमा चला सकते थे या इन पर कोई चला सकता था, इंडिया में या इंग्लैंड में कहीं भी, ये कहने का मतलब है। अब है इससे ही रिलेटेड कुछ पॉइंट है मैं जो बता रहा हूँ। देखिए एग्जैक्ट डेट याद करने की जरूरत नहीं, बस याद रखना है नवंबर 1858 में। तो इसमें क्या हुआ था कि लॉर्ड कैनिंग ने, जो वायसराय, जो फर्स्ट वायसराय जो बने, उसने एक अनाउंस किया, क्वीन विक्टोरिया, मैंने बताया था कि विक्टोरिया ही क्वीन थी, तो उनकी घोषणा, उद्घोषणा को, प्रोक्लेमेशन को अनाउंस किया कि उनका प्रोक्लेमेशन ये था। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा दिखा दूं, ये है, आप देख सकते हैं, ये जो है लॉर्ड स्टैनले हैं, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये जो चेयर है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का चेयर, एसओएस का चेयर था, इसलिए ऐसे मैंने डायग्राम के रूप में यहाँ मेंशन कर दिया है। इस पर वो बैठा करते थे, बैठकर अपना ऑफिशियल काम जो भी वो लिखा पढ़ी ये सब काम क्या करते थे, लिखने का, पढ़ने का, फाइल का, ये सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। लॉर्ड स्टैनले का हो गया। अब यहाँ चर्चा करता हूँ क्या, कि ये इन्होंने जो प्रोक्लेमेशन, विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था, मतलब ये महारानी विक्टोरिया हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेड फीमेल थी। हालांकि जब ये अपॉइंट हुई थी महारानी विक्टोरिया 1838 के आसपास, 30 या 40 के बीच में मान लें, एग्जैक्ट डेट की जरूरत नहीं है, कम एज की थी, काफ़ी कम एज था। पावर काफ़ी कर्टेल कर दी गई थी तब तक, क्वीन की पावर, मतलब क्राउन की पावर पार्लियामेंट के द्वारा। पर फिर भी इन्होंने प्राइवेटली जो जितनी पावर दी गई थी उससे ज़्यादा एफर्ट करके कैबिनेट को बार बार कि भाई ये बिल नहीं लाना चाहिए, ये एक्ट नहीं लाना चाहिए, पर्सनली इन्वॉल्व होकर, भले पावर ना दी गई हो तो बार बार परसुएड करने की कोशिश की, गवर्नमेंट ऐसे नहीं चलाना है, इस तरीके से चलाना है, लोग यहाँ प्रॉब्लम में है। तो ये ऐसा नहीं कि रबर स्टाम्प की तरफ जो दिया गया उस पर साइन कर दिया, काम चलती थी, एक्टिवली इन्वॉल्व होती थी, पार्टिसिपेट करती थी ये। तो ऐसा क्वीन विक्टोरिया के बारे में बोला जाता है, माता जी हैं। और हाँ, ये प्रोक्लेमेशन था उस समय, ऐसे लेटर के फॉर्म में था। देखिए उस समय भी इसका आपको हो सकता है कि पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा समय ऊपर लिखा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन इन काउंसिल टू द प्रिंसेस चीफ एंड पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रोक्लेमेशन था किसके लिए, प्रिंसेस के लिए, प्रिंसली स्टेट के लिए, चीफ के लिए, जो कई सारे जो टेरिटरी थे, कहीं कहीं जो ऐसे थे इंडिया में, प्रिंस तो थे कुछ, कहीं के कोई चीफ होते, ट्राइबल चीफ हो गए, तो किंग या क्वीन या प्रिंस ना हो गए, चीफ कहते हैं, ऐसा कंसेप्ट था। और लोगों के लिए, पीपल ऑफ इंडिया, तो मेंशन है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की महिमा से, ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंग्लैंड और ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ भी मुझे, एंड आयरलैंड समथिंग समथिंग, एंड ऑफ द कॉलोनीज एंड डिपेंडेंसी, ऐसे ऐसे कुछ मेंशन है, एग्जैक्ट क्लियर मेंशन नहीं है, मुझे भी दिख नहीं रहा है, तो बस ऐसे लेटर के फॉर्म में था। जो प्रोक्लेमेशन किया थी उसके बारे में मैं अभी बता देता हूँ। प्रोक्लेमेशन में आप देख सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। ये प्रोक्लेमेशन में इसने मेंशन किया गया था कि जो कैनिंग ने मेंशन किया, मतलब कैनिंग ने बोला उनके प्रोक्लेमेशन को कि प्रिंसेस चीफ एंड पीपल ऑफ इंडिया, जो सेम लाइन उससे उतारा गया है, जो भी मेंशन यहाँ है उस प्रोक्लेमेशन से, उस सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज लाइन को लिया गया है कि कहते हैं क्या, विच अनवील्ड ए न्यू ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ परपेचुअल सपोर्ट फॉर नेटिव प्रिंसेस एंड नॉन इंटरवेंशन इन द मैटर ऑफ रिलीजियस बिलीफ और वर्शिप विद इन ब्रिटिश एम्पायर। कहने का मतलब है कि लॉर्ड कैनिंग ने अनाउंस किया क्वीन विक्टोरिया को, प्रोक्लेमेशन को, जिसमें ये कहा गया कि प्रिंसेस, यहाँ के राजकुमार जो चीफ हैं या जो लोगों, पीपल ऑफ इंडिया, उनको डिक्लेयर किया जाता है कि ब्रिटिश पॉलिसी अब से आपके हमेशा निरंतर सपोर्ट में रहेगी, और नेटिव प्रिंसेस उनकी सपोर्ट के लिए, और नेटिव प्रिंसेस एंड नॉन इंटरवेंशन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम आपके जो रिलीजियस बिलीव है, मतलब धार्मिक जो आपका जो विश्वास है, ठीक है, जो आपकी पूजा पाठ के जो तरीके हैं, उसमें अब हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे।
देखिए यहाँ ऐसा क्यों कहा गया कि जो एनेक्स जो किया जा रहा था ना, कि हियर नहीं, मतलब लीगल वारिस जिनके नहीं थे तो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिपोय ने जो रिवोल्ट किया था कि भाई हमारा धर्म का मानना है कि समुद्र पार हम नहीं जा सकते, हम ये कारतूस जो है जिसमें सुअर की चर्बी लगी है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम आपके रिलीजियस बिलीफ को ठेस पहुंचाने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करते करेंगे। ठीक है, तो इस बात को कहा गया। अब कहा गया कि द अनाउंसमेंट रिवर्स लॉर्ड डलहौजी प्री वार पॉलिसी। प्री वार की पॉलिसी क्या था, राजहड़प वाला जो मैंने अभी बताया, स्टेट वार पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन एंड प्रिंसेस वर लेफ्ट टू अडॉप्ट एनी हियर दे डिजायर। अब उनको ये परमिशन मिला कि किसी भी अपने वारिस को अडॉप्ट कर सकते हो, सो लैंग्वेज दे ऑल सोर अलेजियंस टू द ब्रिटिश क्राउन। जब तक आप ब्रिटिश क्राउन मतलब क्राउन के आभार प्रकट करते हो, उनके संरक्षण में रहते हो, उनको आप सुप्रीम मानते हो, सर्वोच्च मानते हो, जब तक आप उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते हो, तब तक आप है जो हम आपके सपोर्ट में है, साथ में है, और आपके बिलीफ को इंटरफेयर नहीं करेंगे, आपके जो रिलीजियस जो फ्रीडम है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, आप लेकिन आप ये मान लें कि आप हमारे अंडर हैं, इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो प्रिंस जो है वो एक्सेप्ट करें इस बात को, चीफ एक्सेप्ट करे और लोग पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्ट करेंगे तो ना हम आपको कब्जा करने की कोशिश करेंगे, ना आप पर वार करेंगे, ये सब मैं नहीं करूंगा, ये इनका ये घोषणा था। ठीक है, और विच अनवील्ड ए न्यू ब्रिटिश पॉलिसी करने का मतलब नया ब्रिटिश पॉलिसी को प्रकट किया। और हम परपेचुअल सपोर्ट मतलब निरंतर सपोर्ट के लिए, किसके लिए, निरंतर परपेचुअल सपोर्ट फॉर प्रिंसेस के और चीफ जो ये है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, उनकी जो प्रोक्लेमेशन थी कह सकते हैं विक्टोरिया का, जिसमें ये मेंशन था, ताकि लोग निश्चिंत रहें, अब डर डर के वैसे नहीं जीना है, ताकि कोई विद्रोह ऐसा ना करे, लोगों में इससे नाराजगी ना हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन में वो लोग लोकल लोग सपोर्ट करें, बार बार ऐसे ऐसे बातें ना उठती रहे, दंगा फसाद लड़ाई झगड़े, कभी यहाँ अंग्रेज को है जो इंडियन लोग, कभी देखा अंग्रेज अकेले जा रहे हैं उसको गोली मार दिया, ये सब चीज़ें ना चले, इसलिए शांति के लिए कि अब से शांति रहे, तो विक्टोरिया ने ये प्रोक्लेमेशन किया था। ठीक है, समझ में आ गया प्रोक्लेमेशन, इसलिए मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन को आगे अभी बता रहा हूँ। देखिए, लॉर्ड डलहौजी क्या है ना, डलहौजी के नाम से एक हिल स्टेशन भी है हिमाचल प्रदेश में, अभी भी है। तो उस समय ही हिल स्टेशन को बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश ऐसे भी जानते हैं, आपने नाम सुना होगा बहुत सारे हिल स्टेशन, मसूरी, नैनीताल, और ऐसे शिमला तो है ही जो भी है, उसके अलावा जी ये हुआ कोडाई कनाल, ऊटी, ये सब हिल स्टेशन है जहाँ डलहौजी के टाइम में जो इस्टेब्लिश की गई थी, ताकि इनके ऑफिसर, इनके ब्यूरोक्रेट या जो भी है, या इनके स्पेशल गेस्ट आए तो वहाँ जाएं, घूमें, रेस्ट करें, थोड़ा आनंद ले, इसलिए डलहौजी हिल का भी इस्टेब्लिश किया गया था। तो एक क्वेश्चन थोड़ा अब कर लिया जाए, इतना इतना चीज मैंने बताया है तो। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन देख लें, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858, यानी 1858 के क्वीन विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका लक्ष्य क्या था, एक तरह से कह सकते हैं। तो टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट, जो क्लेम मतलब पहले क्लेम करते थे, अब डिस्क्लेम उसको दावा को खारिज कर देना कि हमारा कोई इंटेंशन हो कि फर्दर इंडियन स्टेट कोई अनेक्स करे, कब्जे में करे, हड़प करे, तो इसको दावे को खारिज किया कि हम कोई कब्जा नहीं करना चाहते। तो ये स्टेटमेंट क्या है, टू डिस्क्लेम, ये तो सही है कि फर्दर एनेक्सेशन की बात तो उन्होंने कहा कि अब नहीं हुआ होगा ऐसा, जब तक आप हमारे सोवरेनिटी को मेंटेन करें या हमारे लिए अलेजियंस रखें, हमारे लिए आप आभार रखें, हमारी निष्ठा हम मतलब हमारे प्रति निष्ठा रखें। सेकेंड स्टेटमेंट है टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो ये तो सही है कि भाई वहाँ उसमें ये बोला गया कि हमारे अंडर रहे ना, हमारी निष्ठा, हमारे प्रति निष्ठा रहे, और क्राउन रूल हुआ। तो ये स्वाभाविक सा बात है कि आंसर ये भी सही है कि टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। ये लाइन डायरेक्ट मेंशन नहीं है, खुद अपने आप से समझने की बात है। जो जो रट्टू तोता रहेंगे तो डायरेक्ट सोचेंगे ये लाइन तो सर ने पढ़ाया नहीं था, डायरेक्ट जो रटने वाले हैं
तो दिमाग लगा लेना है। एंड थर्ड वन है टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ ट्रेड? ट्रेड तो कब का खत्म हो गया ना, दूसरे एक्ट में ही आप देखो उस समय ट्रेड खत्म हो गई थी भाई। ट्रेडिंग राइट तो उसको कमर्शियल बॉडी तुरंत खत्म ही कर दिया गया था कि प्योरली आप एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो। कब? पहले की एक्ट में। ये 1858 से पहले की बात है, 1853 से भी पहले की बात है, देखेंगे आप, अभी बताया मैंने। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो स्टेटमेंट सही है 1 and 2, 1 and 2, आंसर विल बी 1। ठीक है, अब देखें थोड़ा मैं जो, हाँ जी, तो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप यूट्यूब पर जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल कर देख रहे हो। तो ये यूट्यूब पर चैनल इस नाम से है, और मेरी जहाँ भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम, वेरी वन। तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है, @Dr.Vikas IAS। ठीक, एंड नेक्स्ट चलते हैं। और जैसे सब लोग बोलते हैं, या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो, समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी, कोई दबाव ऐसा नहीं है। ठीक है, खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, देन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की है बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं, मैं स्लाइड में करता हूँ तो ये आगे पीछे हो जाता है, मैंने पहले भी बताया है। तो एक साथ में ही होगी, Dr.Vikas_IAS। तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी हैं सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये अपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो भी डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है, ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी, ऐसे इस तरीके से दिखेगा। और जो जो आईडी जो होता है @Dr.Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे। तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए, या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, और चलते हैं लास्ट, थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बार कोड। एंड मैंने जो पर्पस बताया किन बच्चों के लिए मैं ये कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि वो ऑर्फेंज रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है। ठीक है, तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूँ। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूँ, मैं उन बच्चों का माँ भी हूँ, दोनों हूँ। तो सोचे मुझे उससे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं क्लियरली कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूँ, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही हो गया, बात तो वही हो गई कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ कोई चला रही है, तो वहां से लाके मैंने फिर से यहाँ अनाथालय में झोंक दिया।
तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे, तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं जिनसे भी मांग रहा हूँ एज फी मांग रहा हूँ, एज गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूँ, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज बाप की तरह, एज बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना उन बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाए, स्कैन हो जाएगी वीडियो से, नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने ऐसे मेंशन कर दिया है, ये योर विश, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKSH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसा बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। एंड अकाउंट नंबर जो मेंशन है 9200100216200810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड IFSC कोड वो भी मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये IFSC कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी विश बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहाँ तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पर मैं चलता रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको ज़्यादा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज़्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहाँ तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट के साथ, इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहाँ तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच बीच में तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूँगा, या अभी जो बताते रहूँगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में। तो ये यहाँ